आईआईटी बॉम्बे का एक सैटेलाइट प्रोग्राम यहाँ के स्टूडेंट्स ने लॉन्च करने का सोचा था, जिसके अंतर्गत हम आईआईटी बॉम्बे को एक स्पेस टेक्नोलॉजी का सेंटर बनाने का ख्वाब रखते हैं। तो हमने सोचा था कि कुछ वर्षों में हम करीबन 5 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे आईआईटी बॉम्बे के बनाए हुए, और उसमें से पहला है प्रथम, जो इसी साल लॉन्च हो चुका जी है। जी जी। ये प्रोजेक्ट, ये जिस तरह का प्रोजेक्ट है वो किस तरह बना हुआ है या उसकी प्रोसेस क्या है? प्रथम शुरू हुआ था 2007 में। हम्म। तो हमारे एक सीनियर है सप्तर्षि बंद्योपाध्याय, वो एक लेक्चर अटेंड कर रहे थे टीआईएफआर के एक साइंटिस्ट का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो वो लेक्चर दे रहे थे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, और वो लेक्चर को सुन के सप्तर्षि काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हम जो भी पढ़ रहे हैं वो ज्ञान काफ़ी काम आ सकता है अगर हम खुद की सैटेलाइट बनाएं, और हम अच्छे इंजीनियर बन पाएंगे। आईआईटी बॉम्बे एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का सेंटर बन जाएगा अगर हम जी। खुद से सैटेलाइट बनाएं। तो क्यों ना हम ये प्रोजेक्ट शुरू करें। फिर हमारे जो प्रोफेसर है, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े थे प्रोफेसर सुधाकर। जी। सो प्रोफेसर सुधाकर के साथ सप्तर्षि ने बात की और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया लोगों को कि आप भी आप आगे बढ़िए, बट हम पहले देखेंगे कि टीम अच्छी बन रही है कि नहीं, टीम को मेहनत करनी है, टीम आगे तक ले जाएगी कि नहीं। तो उन्होंने भी हमारी कुछ टेस्ट ली और वो एक बार कन्विंस हो गए कि ये टीम आगे तक प्रोजेक्ट ले जाएगी। फिर ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली। और ये जो सैटेलाइट है कितने किलो का है ये? 10 किलो का। इस सैटेलाइट के बारे में हम 3 चीज़ों की चर्चा करेंगे। एक है डिज़ाइन, ये सैटेलाइट हमने कैसे बनाया, कैसे सोचा उसके बारे में, और क्या क्या पद्धतियाँ फॉलो की हमने ये बनाने में। दूसरी है कंटिन्यूटी। तो जैसा इन्होंने बताया कि इस सैटेलाइट में 7-8 साल से लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग बैचेस है स्टूडेंट्स के जो इसमें काम कर रहे हैं। तो एक बैच से दूसरे बैच में हम कैसे हमारा नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे हम इंश्योर करते हैं कि काम रुक ना जाए भले ही लोग पास आउट होके चले जाते हैं। और तीसरा है सोशल गोल। तो हमारा पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि हम आईआईटी बॉम्बे से एक सैटेलाइट उड़ा दें। हम चाहते हैं कि इंडिया भर के सारे कॉलेजेस में हम सैटेलाइट का टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है वो फैलाए। तो वो आता है हमारे सोशल गोल में। इस सैटेलाइट के टोटल 5 विभाग है जिसके ज़रिए काम हो रहा है। सो ये विभाग आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं, सबका काम अलग अलग होता है, बट अल्टीमेट गोल सबका यही है कि एक अच्छा सैटेलाइट बनाया जाए। सो ये वो 5 विभाग का लिस्ट है: पेलोड, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कम्युनिकेशंस और कंट्रोल। सो पेलोड यानी क्या कि सैटेलाइट हमने क्यों बनाया, सैटेलाइट बनाने का मकसद क्या था हमारा। सो वो पेलोड सब सिस्टम डिसाइड करता है। तो आप सब ने जीपीएस यूज़ किया है फ़ोन में ट्रैवल करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि हमेशा एकदम एक्यूरेट नहीं होता, कुछ ना कुछ एरर हो जाता है जीपीएस में। तो ये एरर क्यों आता है? इसी कारण से कि जो सिग्नल्स होते हैं वो आयोनोस्फीयर से पास करने पे थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमारे सैटेलाइट का मकसद ये है कि हम एक्चुअली काउंट करेंगे कितने अणु हैं आयोनोस्फीयर में जो ये सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इससे हम आगे चल के बता सकते हैं कि कितना एरर आने वाला है और शुरू से ही उसको करेक्ट कर दे। तो जीपीएस सिस्टम और बेहतर हो सकता है। अब है इलेक्ट्रिकल सब सिस्टम। तो अब सैटेलाइट जब स्पेस में जा रहा है तो उसको काम करने के लिए पावर चाहिए, और अलग अलग विभागों को अलग अलग पावर की रिक्वायरमेंट है। और सैटेलाइट को हमेशा कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करना होता है कि मेरी लोकेशन कहाँ पे है, मैं अगर इंडिया के ऊपर आया हूँ तो मेरे को अब डेटा भेजना है नीचे। तो ये सब सैटेलाइट को पता होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रिकल सबसिस्टम में 2 विभाग आते हैं, एक तो सैटेलाइट को पावर करने वाला विभाग और दूसरा सारी प्रोसेसिंग करने वाला विभाग। तो इसीलिए हम 2 सब भाग बोलते हैं। ऑन बोर्ड कंप्यूटर यानी जो सैटेलाइट का दिमाग होता है उसका भी सारा काम इलेक्ट्रिकल सबसिस्टम में आता है, और पावर, सोलर पैनल, बैटरी, इनसे सैटेलाइट के अलग अलग विभागों को कैसे हम पावर देते हैं। अब मैकेनिकल, इसमें वापस 3 भाग होते हैं। एक तो स्ट्रक्चर, लाइक आप सोच सकते हैं जब लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट को हम फेंकते हैं स्पेस में
तो सैटेलाइट पे कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, कितना बल लग रहा होगा। तो मैकेनिकल सबसिस्टम वालों को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि इतना बल भी झेल पाए सैटेलाइट, डैमेज ना हो जाए। स्पेस में कभी कभी टेम्परेचर्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं। स्पेस का टेम्परेचर आप सबको पता होगा एकदम शून्य के बराबर होता है। उसमें भी सैटेलाइट के कंपोनेंट्स बिगड़ने नहीं चाहिए वो टेम्परेचर में, तो वो भी मैकेनिकल सबसिस्टम वाले देखते हैं। और फाइनली एक बार सैटेलाइट के सारे पार्ट्स हमारे पास है, उनको इंटीग्रेट कैसे करना और एक फाइनल सैटेलाइट कैसे बनाना, ये भी मैकेनिकल सबसिस्टम वाले देखते हैं। तो यहाँ एक वीडियो है जिससे हम आपको बताएंगे कि हमारा सैटेलाइट इंटीग्रेट कैसे होता है। तो ये अलग अलग बोर्ड्स है जो हम सैटेलाइट के पैनल्स पे लगा रहे हैं। और अब सैटेलाइट पे सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं बाहर के क्षेत्र में, ताकि सूर्य से प्रकाश मिले। और ये हैंडल लगाया जा रहा है सैटेलाइट का। तो ये पूरा हो गया। ये पूरा हो गया। हाँ। सो यहाँ बहुत फास्ट दिखता है, ये एक्चुअली करने में 2 दिन लग जाते हैं। ये प्रोजेक्ट के पहले ये सब थियोरी के माध्यम से लोग पढ़ रहे थे क्या आईआईटी में? हाँ, तो ऐसा था कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग अलग कोर्स में पढ़ाई जा रही थी। जैसे मैकेनिकल की बात करें तो किसी बॉडी पे बल लग रहा है तो उसको कैसे वो झेलना है, वो पढ़ाया जा रहा था। बट सैटेलाइट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। अभी ये अप्लाई हो गया। अभी अप्लाई हो रहा है। सो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब लोगों ने वैसे तो स्क्रैच से ही पढ़ाई शुरू की वापस से एक्चुअली। ओके। अभी कम्युनिकेशंस, सैटेलाइट ऊपर है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि सैटेलाइट सही से काम कर रहा है कि नहीं? तो हमें हमेशा सैटेलाइट से कुछ डेटा ट्रांसमिट करना चाहिए जब सैटेलाइट हमारे ऊपर आता है। मैंने बताया भारत के ऊपर रात को आता है सैटेलाइट, तो जब भी वो भारत के ऊपर आएगा वो कुछ डेटा भेजेगा जिससे हमें पता चलेगा कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसके किसी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं। तो इस चीज़ को हैंडल करता है कम्युनिकेशन सबसिस्टम। तो इसके 2 भाग होते हैं। एक तो सैटेलाइट के ऊपर जो हम पुर्जे लगाते हैं जिससे डेटा ट्रांसमिट होता है, वो भी कम्युनिकेशन सबसिस्टम देखता है। और यहाँ धरती पे जो ग्राउंड स्टेशन जिससे सिग्नल रिसीव होता है, वो भी कम्युनिकेशन सबसिस्टम देखता है। तो आप सुनना चाहेंगे कि सैटेलाइट किस प्रकार से डेटा भेजता है। वो इंग्लिश या हिंदी या मराठी में तो बात नहीं करेगा हमारे साथ। सो सैटेलाइट हमारे साथ बात करता है मॉर्स कोड के थ्रू। मॉर्स कोड क्या होता है? डिड्डा डिड्डा एक सीक्वेंस आता है और एक सॉफ्टवेयर है वो उसको डिकोड करता है और पता करता है कि ये सैटेलाइट क्या भेज रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर साथ में डिकोड कर रहा है ये सिग्नल सुन के कि सैटेलाइट सिग्नल क्या भेज रहा है। और वो आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट सैटेलाइट ये आ रहा है, देखिए। तो ये तो हर एक सीक्वेंस का एक मतलब होता है। जैसे डिड्डा है उसका मतलब ए है, डिड्डा डिड्डा उसका मतलब बी है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, हर सीक्वेंस को सुनता है और बताता है कि कौन सा अक्षर आ रहा है और उससे हमें ये सिग्नल मिलता है। तो ये सैटेलाइट का कॉल साइन हुआ। और अंत में आता है कंट्रोल्स। तो सैटेलाइट स्पेस में है और जैसे ही हम छोड़ते हैं उसको लॉन्च व्हीकल से तो वो अजीब तरीके से घूम रहा होता है। बट अगर हमें सिग्नल चाहिए तो हम चाहते हैं कि उसके एंटीना हमारी तरफ इशारा करे, राइट, वरना तो उसका सिग्नल कहीं भी चला जाएगा। तो कंट्रोल सब सिस्टम क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि सैटेलाइट जब अपने ऑर्बिट में है तब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करे, वो हिलता ना रहे ज़्यादातर। तो कंट्रोल सब सिस्टम में काफ़ी कुछ होता है कि सेंसर्स होते हैं जिससे वो लोग पता करते हैं कि स्पेस का एनवायरनमेंट कैसा है। स्पेस में जीपीएस से पता चलता है हम कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटोमीटर से पता चलता है कि स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। और इनके ज़रिए वो डिसाइड करता है कि अब सैटेलाइट को कितना घुमाना चाहिए ताकि वो स्टेबल रहे और एंटीना हमेशा हमारी तरफ पॉइंट करते रहे ताकि हमें डेटा आए। तो यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा है सप्तर्षि बंदोपाध्याय, जिसके बारे में मैंने बताया। तो इन्होंने सोचा था ये सैटेलाइट बनाने के बारे में। तो वो पहले प्रोजेक्ट मैनेजर थे जो 2007 में थे और उसके बाद 7 लोग आ चुके हैं और रत्नेश, जो अंत में रत्नेश और मानवी, ये लोग अभी प्रोजेक्ट मैनेजर्स है प्रथम के। तो ऑब्वियसली उन्होंने जो सोचा था, उनका जो सपना था, वो एंड तक ट्रांसमिट होना चाहिए ताकि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चले। टीम मेंबर्स की बात हम करें तो अब तक शुरुआत से लेकर अब तक करीबन 100 स्टूडेंट्स पार्ट रह चुके हैं ये टीम का अलग अलग टाइम पे। तो कैसे हम डेटा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करें, तो प्रथम में हम
काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, कि कुछ भी अगर हमने काम किया तो वो उधर के उधर लिखा जाता है, और उसके साथ ही नए मेंबर्स रेगुलरली रिक्रूट किए जाते हैं। और अंत में आता है सोशल गोल। तो यहाँ आप चित्र में जो देख सकते हैं वो हमारा ग्राउंड स्टेशन है, जो अभी आईआईटी बॉम्बे के एरोस्पेस डिपार्टमेंट के ऊपर है। सैटेलाइट जब आईआईटी के ऊपर से गुजरता है तो सारा सिग्नल यहाँ पे रिसीव होता है। तो हमने सिर्फ आईआईटी बॉम्बे में ही नहीं, भारत के बाकी बहुत सारे कॉलेजेस में ग्राउंड स्टेशन बनाने के लिए लोगों को मदद की। तो सोशल गोल यही था कि हम सैटेलाइट रिलेटेड जो नॉलेज है वो बाकी सब जगह फैलाएं। तो इसलिए हम अपने कॉलेज में वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, जहाँ बाकी सारे कॉलेजेस से लोग आते हैं, सीखते हैं कि ग्राउंड स्टेशन कैसे बनाएं। फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी है आईपीजीपी, उन्होंने प्रथम की शुरुआत से ही हमने उनसे बात शुरू कर ली थी, और हम प्रथम का सिग्नल सिर्फ भारत के ऊपर नहीं फ्रांस के ऊपर भी भेजेंगे, ताकि हमारा एक्यूरेसी और बढ़े। पूरा कॉस्टिंग कितना हुआ ये इसका सैटेलाइट का? तो एग्जैक्ट कॉस्ट एस्टिमेट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसरो ने हमारे लिए कर दिया, और लॉन्च का खर्चा काफ़ी होता है, और बीच बीच में भी इसरो से थोड़ी मदद हुई। तो मैं अगर मॉडल बनाने का एस्टिमेट बताऊँ तो करीबन 80 लाख लगे थे फाइनल मॉडल बनाने के लिए। 80 लाख मिले फाइनल मॉडल के लिए? फाइनल मॉडल ये कितना सस्ता है, महंगा है, क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो रिलेटिवली सस्ता है, रिलेटिवली सस्ता है सैटेलाइट से, क्योंकि आप जब धरती से स्पेस में जाते हैं और जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट पे स्पेस ग्रेड का थप्पा लगता है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये लॉन्च के समय आप वहाँ पे थे या आप मुंबई में थे, आप लोग सारे? हम लोग मुंबई में थे, हमारे प्रोफेसर्स वहाँ थे, श्रीहरिकोटा। देयर वर सम एंग्शियस मोमेंट्स, क्योंकि वो 26 तारीख के बाद में आप सब लोग वेट कर रहे थे पहले सिग्नल के लिए, और उसमें ना कुछ देरी हो गई थी। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से था कि लॉन्च हो जाने के बाद 3-4 घंटे बाद सिग्नल आ जाना चाहिए। तो हम वेट कर रहे थे कि आएगा। तो पहली रात हमने वेट किया, ग्राउंड स्टेशन पे सब लोग थे वहाँ पे, बट सिग्नल आया नहीं। तो हमें लगा ठीक है, कैलकुलेशंस हमने की है उसमें हम कुछ आइडियल मान के, सिचुएशंस मान के करते हैं, तो वैसा हुआ नहीं होगा तो ठीक है, थोड़ी कल आ जाएगा। तो हमने दूसरे दिन भी, जैसे दिन में 2 बार आता है, सुबह और रात को, तो हमने सुबह भी किया तब भी नहीं आया, रात को भी नहीं आया, और बाकी दुनिया में कई और जगह से भी कुछ मैसेज नहीं आया कि आपका सिग्नल रिसीव हुआ है। फिर तीसरे दिन हम लोगों को गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने बुलाया था फेलिसिटेट करने के लिए। तो हम सब लोग गए थे, बट सिग्नल आया नहीं था तब तक, तो किसी का भी ऐसे मन नहीं था, सब उदास चेहरे ही लेके गए थे। बट जब हम वापस आ रहे थे तो हम सब लोग बस में थे, और हमें मैसेज आता है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से कि हमने आपका बीकन मिला है। तो वो 2 दिन बाद इतना, मतलब वो 2 दिन ऐसे बहुत लंबा समय लग रहा था, और उसके बाद जब हमें सिग्नल मिला तो जो खुशी थी वो मतलब बता ही नहीं सकते। वो बस में ही ऐसा माहौल हो गया था, हम पूरे रास्ते सब लोग बहुत ज़्यादा खुश वही हुए। लॉन्च हो रहा है ऐसे लगने लगा होगा। हाँ, मतलब लॉन्च से भी ज़्यादा खुशी तब हुई थी, क्योंकि लॉन्च तो इसरो का काम था, सिग्नल हमारा काम था। इसीलिए इस प्रोजेक्ट ने रचना तुम्हें क्या दिया एज एन इंडिविजुअल? वैसे तो बहुत कुछ मिला है, नॉलेज के अलावा भी हमने टीम में काम किया एक, और टीम में लोग आते जाते रहते हैं, और फिर इतने सारे लोग होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही है, तो फिर भी टीम में मैनेज करना, टाइम के साथ डेडलाइंस मीट करना, तो और पर्सनॅलिटी, ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट हुआ है। तू या प्रोजेक्टमध्ये कसा आला सांगशील आम्हाला आनंद? पहिल्या वर्षीपासून मला माहिती होतं की इथे प्रथम नावाचं प्रोजेक्ट चालू आहे. माझ्या दुसऱ्या सेमिस्टरमध्ये या लोकांनी रिक्रुटमेंट केली, तर तेव्हा मी असंच प्रेझेंटेशन बघायला गेलो होतो या लोकांचं की काय बघू, तर ते आवडलं मला, म्हणून मग मी टेस्टसाठी बसलो. मग पुढे सिलेक्शन प्रोसिजरमधनं आलो आत, तर तेव्हा मग त्यांनी एक
सबसिस्टीममध्ये असाईन केलं मला, थर्मल सबसिस्टीममध्ये. मग त्याच्यात काम करून मला मजा आली, जे जे काम त्यांनी दिलं. मग असं करत करत वेगळे वेगळे सबसिस्टीममध्ये मी ट्राय केलं काम करून, आणि आवडतं आहे मला काम, म्हणून मी अजून आहे इथे. आणि टीम पण खूप चांगली आहे. तुझं आता हे कितवं वर्ष आहे? माझं IITतलं दुसरं वर्ष. प्रथममध्ये मला 6-7 महिने झाले. 6-7 महिने झालेत. काय काय दिलं तुला या 6 महिन्यात या प्रोजेक्टने? एक तर जसं रचनाने सांगितलं की टीमवर्क बद्दल बरंच शिकलो. नंतर टेक्निकल नॉलेज आलं मला बरंच काही. दुसरं मला हे कळलं की इम्पॉसिबल नाही आहे हे. एवढं मोठं वाटतं पण नाही आहे ते खरं. म्हणजे आहे मोठं, मी नाही म्हणत नाही आहे, पण इट इज नॉट इम्पॉसिबल. हां, एक्झॅक्टली. हां, हे तुला खूप महत्त्वाचं कळलं. संकेत, हाऊ लॉंग यू हॅव बीन असोसिएटेड? मी पण अनंतबरोबरच रिक्रूट झालो होतो. म्हणजे मला पण 7-8 महिने झालेत या टीममध्ये. बरं, या प्रोजेक्टने तुला काय दिलं? मी हा प्रोजेक्ट माझ्या दुसऱ्या वर्षामध्ये जॉईन केला. माझं डिपार्टमेंट आहे इंजिनिअरिंग फिजिक्सचं. तर मला बेसिकली माझं फिजिक्समधलं जे नॉलेज आहे ते अप्लाय करायला भेटलं रिअल लाईफ सिस्टीमवर. जसं आपण एक्झाममध्ये करतो ते एक खूप सारी गृहीतकं घेऊन केलेलं असतं, पण यामध्ये प्रत्यक्षात काय घडू शकतं हे आहे. आणि प्रथम या प्रोजेक्टने मला ती संधी दिली. म्हणजे थिअरीतनं प्रॅक्टिकलमध्ये येण्याची संधी तुला या प्रोजेक्टने बरोबर. दिली. तुझ्याकडे येऊया. पहिल्या सेमिस्टरमध्ये म्हणजे ॲडमिशन झाल्यावरती तर असा आनंद असतो सगळा की आता IITत ॲडमिशन झाली वगैरे. सो मी जेव्हा म्हणजे आता माझे रिक्रुटमेंट पण किती 7-8 महिन्यापूर्वीच झाली. सो तेव्हा मी अशा जंक्चरवर होतो की मला माहीत नव्हतं की मी का आलो IITत. अच्छा, तुला माहीतच नव्हतं की तू IITतच का म्हणजे आलास? IITत आलो ते म्हणजे मला इंजिनिअरिंग करायचं होतं म्हणून मी आलो. पण आता आत आलो, आता पुढे काय? तर ते कसं JEE पर्यंत कसं माहीत असतं की आपल्याला एक एम असतो की JEE आपल्याला क्लिअर करायचं आहे, व्यवस्थित आपल्याला करायचं आहे. ठीक आहे, एक सेमिस्टर झालं, मग असं आपल्याला प्रश्न पडतो की हां आता पुढे चॅलेंजिंग काय? म्हणजे अभ्यास तर चालू राहीलच, म्हणजे तो तर करायचाच आहे. पुढे काय असं इंटरेस्टिंग काय? सो मग तेव्हा रिक्रुटमेंटची म्हणजे पहिले एक प्रेझेंटेशन होतं रिक्रुटमेंटमध्ये. सो ते प्रेझेंटेशन ओपन असतं सगळ्यांसाठी. सो ते प्रेझेंटेशन मी अटेंड केलं. आणि ते अटेंड करायचं पण म्हणजे असं की मला ऐकून असं खूप असं वेगळं वाटलं हे प्रोजेक्ट, की यार सॅटेलाईट बनवत आहे कोणतरी. हे कसं शक्य आहे? म्हणजे आपणच म्हणजे माझेच सिनियर्स आहेत, ते पण माझ्यासारखेच शिकलेत आणि ते असं काहीतरी प्रोजेक्ट करतायत. सो मला ते खूप इंटरेस्टिंग वाटलं. म्हणजे जेव्हा आपण डिस्कवरीवर वगैरे बघतो तेव्हा आपल्याला वाटतं की हां, हे खूप प्रोफेशनल्सचं काम आहे. मग मी प्रेझेंटेशन बघून आलो, मग टेस्ट दिली, मग टीममध्ये जॉईन झालो. मग तेव्हा असं व्हायचं की संध्याकाळी मी किती 7-8 वाजता वगैरे लॅबमध्ये जायचो, ते रात्री 2पर्यंत तिथेच असायचं. सो असं म्हणेन की मला एक आतमध्ये जाऊन परत एक मोटिवेशन मिळालं, मला मोटिव्ह मिळालं की मी काय करतोय आज जाऊन. सो कशासाठी आणि काय करतोय एक्झॅक्टली. म्हणजे क्या बात. ये पुरे जो एफर्ट्स होते ना, त्याचा ह्यांना कुठल्याही यांच्या ग्रेड्सवरती किंवा मार्कांवरची ह्याचा संबंध नसतो. फिर भी ये प्रोजेक्ट आपने क्यों किया? तो आप एक थियरी कोर्स देखिए और एक प्रोजेक्ट देखिए, तो दोनों में बहुत अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है. तो एक थियरी कोर्स ग्रेड्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और अगर पूरा टाइम थियरी कोर्स को दिया तो ग्रेड्स तो बहुत अच्छे आने वाले हैं, बट उससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सीखने की रह जाती है अगर सिर्फ थियरी करते बैठो. एक होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, एक होता है नेटवर्किंग, एक होता है टाइम मैनेजमेंट, एक होता है सिस्टम लेवल ओवरव्यू. ये तो प्रथम के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ मैं, कि प्रथम में मैंने बताया कि इतने सारे सब सिस्टम्स है, हर कोई अलग अलग काम कर रहा है, बट सबका एक ही मकसद है कि सैटेलाइट बनाना. तो आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो आपको सोचना पड़ता है कि बाकी सब सिस्टम्स कैसे अफेक्ट होने वाले हैं, उन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होने वाला. कभी कभी आपको खुद के सब सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ताकि ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है. तो ये सारी चीज़ें थियरी से सीखने नहीं मिलती, और अंत में मज़ा तो काफ़ी आता है. पहले ज्वाइन तो इसीलिए करते हैं कि यार सैटेलाइट बना रहे हैं हम लोग, बट धीरे धीरे जब पता चलता है कि ग्रेड्स वगैरह नहीं मिल रहे, फिर भी मोटिवेशन इतना हो जाता है एंड मज़ा इतना आता है और सीखने को इतना मिलता है कि कोई छोड़ना नहीं चाहता है. बिलकुल सही. मला वाटतं शिक्षणाचा खरा अर्थ या सगळ्यांना या प्रोजेक्टने दिला. त्यामुळे किती छान आहे ना हे, की एक शास्त्रीय प्रकल्प तुमच्या संपूर्ण जीवनाला उजाळा देतो. एकच प्रोजेक्ट अनेक विद्यार्थ्यांच्या जीवनामध्ये शिक्षणाचा खरा अर्थ काय हे काय पद्धतीने सांगतो याचं उदाहरण म्हणून आपण या सॅटेलाईटकडे बघूया.
म्हणून मला असं वाटतं की तुमच्या मनाच्या स्पेसमध्ये प्रथमचं जे स्थान आहे ना ते सतत फिरतं राहणार आहे. तुम्ही 5 ह्या प्रथमचे जे शिलेदार आहात ते आमच्या मनाच्या स्पेसमध्ये खूप काळ फिरत राहणार आहात.